आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का। नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नाम यहाँ पर दिया गया है एक गांव के नाम पर, एक पालमपुर विलेज है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई गई है, क्या क्या सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फैमिलीज कितनी बिलोंग करती हैं। देखिए स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटरेचर थोड़ी ना पढ़ा जो स्टोरी इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट रीडिंग लिटरेचर, आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, आपको स्टोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्टोरी क्या है? आपका एक ढाल है, किस चीज़ को समझने के लिए? प्रोडक्शन को समझने के लिए। प्रोडक्शन को समझने के लिए कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको समझने के लिए हमने स्टोरी का इस्तेमाल किया है एज एन एग्जाम्पल। जैसे हम पढ़ाते हैं, आपको आप एग्जाम्पल देते रहते हैं ना इधर उधर के, तो एग्जाम्पल का कोई यूज़ नहीं रहता, एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझने के लिए। वैसे ही ये स्टोरी का कोई महत्व नहीं है। कोई पूछने नहीं वाला है कि राम खिलावन किस गांव में रहते थे, किस गांव से वो दूध लेने जाते थे और कहाँ बेचते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर विलेज में आज की इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हम भारत की बात करें, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके पास क्या स्रोत हैं कि वो पैसे कमा सकते हैं, किन चीज़ों से, और उसके लिए वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनको पैसे मिल सकें। ठीक है, आपको पता है कोई भी चीज़ है, कोई भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कि इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमारे पैसों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फार्मर की बात कर लें, उनको दवाएं खरीदनी है तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स खरीदना है तो पैसे चाहिए। ठीक है, और सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस चाहिए तो भी पैसे चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो बिना पैसे के कहते जीवित सर्वाइव कर सके। पैसे कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ जाती है। जहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको लेने की इच्छा है, तो आप किस रूप में लेते हो? पैसों के रूप में आप ले लेते हो उस प्रोडक्ट को। क्लियर? चलिए अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टोरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्शन। इसमें स्टोरी का कोई महत्व नहीं है, कहीं भी कोई क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड आपको नहीं आएगा। स्टोरी सिर्फ इसलिए समझाई गई है जिससे आपको समझ में आ सके एक गांव के में कैसे चीज़ें डेवलप करती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टोरी जो है हम आपके गांव से, आप लोगों के गांव से जहां आप रहते हैं वहां से हम कोरिलेट करके हम स्टोरीज आपको समझाते चलेंगे। आपको अगर स्टोरी पढ़ना है तो आप रीड आउट करिए, आपको लगता है डाउट तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताने के लिए तैयार हैं। कहानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत हाई प्रोफाइल लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ नहीं पाओ। मुख्य चीज़ें जो समझना है वो हम आपको समझा देते हैं। बाकी आप स्टोरी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, बेशक पढ़िए, और उसमें जो भी कुछ आपको लगता है ना समझ में आए वो पूछ भी सकते हैं। फिर चलिए, इफ यू हैव आस्क्ड प्रोडक्शन यू कैन नॉट गिव द आंसर दैट्स एनीथिंग। जैसे कि आपसे भी छोटे क्लास में होते, क्लास 8 में होते, इवन तो 6 में होते, आपसे कोई पूछता प्रोडक्शन क्या है, तो आप प्रोडक्शन का सीधा आंसर देते, कुछ भी जो बनता है प्रोडक्शन हो गया, उसको बना रहे हैं कोई चीज़ को, प्रोडक्शन हो गया। बट आप जब 9th में आ गए, आपके लिए एक अलग से सब्जेक्ट, SST में अभी तक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट आपके में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? इसीलिए जोड़ा गया जिससे आप समझ सकें कि भारत की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करती है और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे यहाँ पे उन चीज़ों को कैसे अवेलेबल कराया जाता है और आसानी से लोगों तक वो सारी सुविधाएं कैसे पहुंच पा रही हैं, इस सभी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। जो मिल्क आप लेते हैं अमूल का है या फिर मदर डेयरी का, ज्ञान का, कहीं का भी, वो किसानों के पास से आता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो है सिस्टम वर्क करता है। दूध जो है गुजरात में जो उत्पाद होता है जिस दूध का, वो खराब नहीं होता, आपके घर तक पहुंच जाता है, आप उसे खा पी पा रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस दही पनीर मटर ये सब चीज़ें खा पा रहे हैं ना, कैसे कर पा रहे हैं? जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो अच्छे से काम कर रही हैं, इफिशिएंटली वर्क कर रही हैं, इस कारण से आपके पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है ना। अगर वो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ढंग से वर्क करना बंद कर देगा, सीधी सी बात है ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं। चलिए समझ में आया आप लोग को? ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर फॉर द थ्योरी नॉट फॉर द स्टोरी। हमको यहाँ पे थ्योरी समझना है कि प्रोडक्शन है क्या। बार बार मैं ये समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टोरी पे फोकस नहीं रहना, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है इस चैप्टर को पढ़ने का वो क्या है? प्रोडक्शन। और वो भी कहाँ है? किस एरिया में? विलेज एरिया में, गांव के इलाकों में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और किस तरह से किया जा रहा है, वो हमारा फोकस है। ना कि ये फोकस है हमारा कि हमें पता करना उसकी कहानी क्या है, कैसे वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं कि आज के दिनों में हमारी भारत की इकोनॉमी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हो पाई है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हमारे देश को उनका सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ती है और टैकल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हम इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए फिर
इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सीधी सी बात है, जब कोई चीज प्रोड्यूस होता है तो सीधी सी बात है कंजर्व भी होगा, कंज्यूम भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये स्टोरी क्या है, स्टोरी जो है स्टार्ट कहाँ से हुई है, प्रोडक्शन से, और जो है आपका पूरा जो है प्रोसीजर बताया गया है, कैसे कंजप्शन कैसे हो रहा है प्रोडक्ट का। ये सारी चीजें इस स्टोरी में आपको पूरा सम्मिलित मिलेंगी, सारी चीजें समझाई जाएंगी, फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंजप्शन। क्लियर? प्रोडक्शन से लेके शुरुआत होगी, कहाँ तक जाएगा आपका पूरा सारी स्टोरी जाएगी, कंजप्शन तक जाएगी। चलिए अभी बात करते हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन तो बहुत हो चुका। अब यहाँ पर एक गांव की बात की गई है, विलेज पालनपुर की, जहां पर कितनी फैमिलीज हैं, 450 फैमिलीज। आप लोगों के गांव में जितने लोग सुन रहे हो या देख रहे हो, आप लोगों के गांव में भी 450 से उससे अधिक फैमिलियां हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं, कम होने के चांसेस बहुत रेयर केस में होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन कह रहे हैं, सॉरी, पॉपुलेशन है वो डेली दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको देखते ही खुद देखते हो, बर्थ रेट ग्रेटर है डेथ रेट के मुकाबले। क्लियर? आज भी इतना पेंडेमिक है, उसके बाद भी पेंडेमिक सिचुएशन में भी बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। कंपेयर कर सकते हैं आप, बर्थ रेट डेथ रेट रेशियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फिगर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि लगभग पूरी फैमिलीज तो आपके आसपास के, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव से आप ओरिजिनेट करते हैं, मुझे बहुत कम लोग लगते हो जो लोग यहाँ पर शहर के रहने वाले हो, बाहर से ही आके आप शहर पे बसे हो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो ज़्यादा आप लोग गांव से अगर को रिलेट करते हो तो लगभग 450 उससे अधिक फैमिली आप लोगों के गांव में भी आसपास होंगी, ठीक है। अब वहाँ जो इमेजिनेशन है, जो चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पालनपुर के लिए, वो आप अपने गाँव में इमेजिन करना कि आपके गाँव में क्या ऐसा चीज़ें होता है कि नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, डेयरीज आप गांव में देखिएगा डेयरी रहती हैं। क्लियर? आप प्रोडक्शन के लिए देखिए खेतों में किसान काम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं, एक जो छिपे हुए अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनको हम बता देते हैं। छिपे हुए अनएम्प्लॉयड कैसे, जैसे कि एक हेक्टर जो है, एक हेक्टर जो है खेत है, एक हेक्टर फील्ड है जिसमें खेती किसानी की जा सकती है। अब उसमें जो है एक लोग, one person is sufficient to produce the crops। मतलब वहां पे फार्मिंग करने के लिए, खेती किसानी करने के लिए एक व्यक्ति सफिशिएंट है, उसमें खेती कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी खेत में एक लोग काम करेंगे तो काम हो सकता है, और वहां पे अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो हम 4 लोगों को एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत वहां पे है नहीं, लेकिन इफ दे आर फ्री, दे हैव नो वर्क, दे हैव नो जॉब्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग वर्क ऑन दैट फील्ड, ठीक है। ये समझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आजकल के ज़माने में आप अपने घर की सिनेरियो को देखें, आप 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, और अगर कुछ भी ज़मीन होगी तो आगे जाके बढ़कर आपको 1 बीघे या 2 बीघे, 2.5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है आपके पास तो इन सच केस, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो इस वजह से है कि उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूट ना हुई होगी, जो है उनके घर में जो बच्चे मीन्स ज़्यादा ना रहे होंगे, मतलब ज़्यादा लोग ना रहे होंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण दे सकते हैं, हमारी पहचान नहीं है, उनके घर में बेटियां ज़्यादा थी लड़कों के कंपैरिजन में, एक ही एक लड़का था, तो आज उनके पास लगभग 50 बीघे लगभग ज़मीन होगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास ज़मीन बढ़ गई है, उनके पास ज़्यादा दी गई थी, ऐसा नहीं है, उनके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है। वही कोई सब लड़के हुए होते तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, तो 50 लोग अगर हो गए होते तब से 4 वंशजों में अगर 10 लोग हो गए होते तो 10-10 बीघे में विभाजित हो जाती, 5-5 बीघे में विभाजित हो जाती, ठीक है। ये उदाहरण दे रहे हैं, समझिए। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जो ये 4 है ये एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। इनको हम नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयड है, खेती कर रहे हैं भाई, तो इनको रोजगार इनके पास है, इनके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए इस खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके पास और कोई ऑप्शन होता और कोई चीज कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, तो यहाँ पे खेती में काम नहीं करते, क्योंकि एक आदमी अकेले सफिशिएंट है उसमें खेती करने के लिए, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप देखते हो एक खेत में 5 लोग, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक फैमिली, ठीक है, आप मान लीजिए मदर फादर, उनके पास 2 हेक्टर है खेत, ठीक है, उनके 4 बच्चे हो गए। अब वो डिवीजन हो गया ना 4 बच्चों में,
तो लगभग 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 हेक्टर में बच गया, बट गया ना। तो 2 हेक्टर में कितने लोग को चाहिए, कितने लोग काम कर सकते हैं? 2 लोग काम कर सकते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन कर कितने रहे हैं? 4 कर रहे हैं ना। भले ही हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि सबके अलग अलग खेत हैं, लेकिन इनडायरेक्टली 4 लोग काम कर रहे हैं ना। तो 4 लोग में 2 लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है, और 2 लोगों को वाकई में काम है। ठीक है, 2 लोग उसमें काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन 2 लोग अनएम्प्लॉयड। क्लियर? उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नहीं कह सकते वो एम्प्लॉयड है। क्लियर? ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे अनएम्प्लॉयड, अगर गांव में किन सिनेरियो में अगर अनएम्प्लॉयड देखा जाए तो कहां कहां निकलते हैं। क्लियर? समझ आया? चलिए, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग। यहाँ पालमपुर में लगभग 75% लोग क्या करते हैं? खेती किसानी पर डिपेंडेंट हैं। और मुझे लगता है किसी भी गांव की बात कर ले, लगभग इतना ही सिनेरियो 75% जो लोग हैं खेती किसानी पर डिपेंडेंट हैं आज के भी दिनों में। आज की दिनों की बात करें तो लगभग 75% लोग क्या है? खेती किसानी पर डिपेंडेंट हैं आज के दिनों में। समझ में आया आप लोगों को? तो क्या है कि जो डिपेंडेंसी ऑन फार्मिंग इज ग्रेटर इन पालमपुर। फार्मिंग पे डिपेंडेंसी, खेती किसानी पर डिपेंडेंसी ज्यादा है आज के दिनों पर पालमपुर में। क्लियर? समझ में आ गया? पालमपुर में लगभग 75% लोग क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। तो डिपेंडेंसी इन फार्मिंग इज ग्रेटर, ज्यादा है। समझ में? फिर अब आपको भारत का भी पता चलना चाहिए। इंडिया जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। ज्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट इसके ऊपर है, फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, लगभग 60-70% जनसंख्या क्या है? फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। या तो एम्प्लॉयड है या तो अनएम्प्लॉयड है और डिपेंडेंट है। क्लियर? अनएम्प्लॉयड मैंने बताया कि उन लोग अनएम्प्लॉयड है जहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे एक नौकरी है, ठीक है, एक जगह पे लेबर वर्क करना है, ठीक है, काम करना है, वहाँ पे एक लोग सफिशिएंट है काम करने के लिए, वहाँ पे 4 लेबर लगे हुए हैं, तो वो जितनी सैलरी एक व्यक्ति को मिलने वाली तो 4 लोगों में बढ़ गई ना। तो बाकी 4 लोगों को भले ही वो रोजगार मिला हो, काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उतना वेजेस नहीं मिले जितना वेजेस एक अकेले को मिल सकता था। समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट समझ हो गया? क्लियर आ गया? चलिए ठीक है। फिर if there is a field which a 4 men can do work properly, then if 10 men are working, then the 6 men are hidden unemployed। एक शब्द बोला गया hidden unemployed, छिपे हुए बेरोजगार। अगर एक फील्ड पर 10 लोग काम कर 6 लोग या 4 लोग काम करने में सक्षम हैं, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोग अगर काम करने में सक्षम है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने बचे? 6 लोग जो बचे वो हिडन अनएम्प्लॉयड, छिपे हुए हैं। ठीक है, वो काम में संलिप्त दिख रहे हैं लेकिन वो वाकई में एम्प्लॉयड नहीं है, वो छिपे हुए अनएम्प्लॉयड हैं। समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? चलिए, फिर अब देखिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज गांव में क्या क्या होती है? भाई देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो वूल का काम हो सकता है, सीड्स पाल लिया गया, ठीक है, और ज्यादा हो गया तो क्या है? शॉपकीपिंग, शॉपकीपर्स, और ज्यादा अगर कोई ग्रोथ हुआ तो क्या आ जाएगा? एक और चीज आता है, याद हो आपको? हैंडक्राफ्ट्स, जो घर में हैंडक्राफ्ट जो घर में बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि अभी जैसे रिसेंटली आज से 5 से 10 साल पहले ये गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने फोकस किया था, गांव के लोगों को मोमबत्ती बनाना सिखाए थे, कैंपेन चलाए थे, सिलाई करना सिखाए थे। ये इसलिए किए थे कि इससे क्या है कि घर में, गांव में रोजगार बढ़ सके, गांव में लोग एम्प्लॉयड हो सके। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारा डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कारण, अगर जब तक हमारे गाँव डेवलप नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक हम कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो लेबरर्स आगे यहाँ वर्क करते हैं कहाँ से आते हैं? जो दिल्ली में आज इतना बड़ा बोझ है, कहाँ के बोझ है भाई? जो गांव के लोग वहीं जाकर काम कर रहे हैं ना, उनके पास काम नहीं है, गांव में करने के लिए कुछ है नहीं, इस कारण से कहाँ जा रहे हैं? वहाँ लेबर वर्क कर रहे हैं, पोताई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वहाँ पे गाँव में बात करें तो फार्मिंग को छोड़ करके कौन मेन एम्प्लॉयमेंट? डेयरी का, आप गाय भैंस पालें,
वूल के लिए शिप्स को पालें, ये मेन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। शॉपकीपर दुकान में क्या करते हैं, आप बाहर से सामान खरीदते हैं और फिर वहाँ गांव में लाकर फिर से बेच देते हैं। यही एक काम तो होता है गाँव में। उस दुकानों में क्या करते हैं, आप सामान बनाते हैं थोड़ी दुकानों में, क्या करते हैं दुकानदार क्या करता है, सामान बाहर से खरीदता है शहरों से और लाकर कहाँ पे गाँव में बेच देता है, यही तो काम करता है। फिर हैंडक्राफ्ट जो है, जो घर में बने हुए, जैसे कि उसमें आपके जो है मिट्टी के बर्तन आप देख सकते हैं, वो भी बनाए जाते हैं गांव में। कुम्हार जो है वो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। तो गांव की अगर हम बात करें हैंडक्राफ्ट में, मैंने बताया ही आपको कि मिट्टी के बर्तन जो बना के बेचे जाते हैं, वो भी क्या है घर में, वो एक तरह से उद्योग ही तो है। अब वही ला के आप यहाँ पे एक बड़े से मॉल में सजा करके बेचो तो वो आप कहोगे भाई वो बिजनेस है, और घर को गांव में बना के नॉर्मली बेच रहे हैं तो आपको लगता है बिजनेस नहीं, लेकिन वो भी एक तरह से क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट होकर अपने इकोनॉमिक सिस्टम को सुधार सकते हैं, आर्थिक हालात को सुधार सकते हैं। क्लियर? गांव में सामान सस्ता क्यों मिलता है? गांव में सामान सस्ता क्यों मिलता है? वहाँ पे जीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगता है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि घर में बना सामान लोग सस्ते में बेच सकते हैं। ठीक है, कोई मिडिल पर्सन नहीं होता। हाँ, मिडिल पर्सन, क्या बिल्कुल सबसे बड़ी बात की गई, क्योंकि मिडिल पर्सन जो रोल है वो खत्म हो जाता है गाँव के रूप में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे क्या है, लोग मार्केट्स के वैल्यू पे ही सामान बेचते हैं। आप चेक कर लीजिए, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे ही सामान बेचते हैं। पेट्स में नहीं होता। हाँ, पेट्स जो होते हैं उसे सस्ते मिल जाते हैं। पेट्स के डॉग, हाँ, वो तो फ्री मिल जाते हैं। वो नहीं तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब जो डायरेक्ट ब्रीडिंग करते हैं, अगर उनसे खरीदे तो सस्ते मिलते हैं, बीच में मिडिल पर्सन होता है तो सस्ते महंगे। जी जी, चलिए, मिडिल पर्सन अगर रहेगा, मिडिल पर्सन भी तो कुछ कमाएगा, उसको भी तो भाई उसको भी घर चलाना है, अपना सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं देखना है, तो वो भी कमाएगा। चलिए वो सब चीज़ छोड़ देते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देख लिया। अब ये देख लीजिए प्रोडक्शन के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड क्या है। फॉर प्रोडक्शन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, अब कैपिटल में दो कैटेगरी होती है, फिक्स और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। अच्छा है, पढ़े हो, मैंने रीड की हुई है, इस वजह से आपको चीज़ें बोल पा रहे हो, बाकी लोग बोलते नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भी बोला करिए। आपकी बुक का ही है, बुक के बाहर में कुछ नहीं। फिजिकल कैपिटल और सॉरी फिजिकल कैपिटल है, कैपिटल नहीं, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इसमें क्या है, कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन अगर कोई करना है, कोई इंडस्ट्री डेवलप करना है, जैसे कि मान लीजिए कल को हमने इंडस्ट्री स्टार्ट की एसंस नाम, ठीक है भाई, हमारा नाम ए से स्टार्ट होता है तो एसंस नाम की बनाएंगे करके हमने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, अब इंडस्ट्री स्टार्ट की तो सबसे पहली चीज हमारी प्राथमिक जरूरत क्या है? क्या हम हवा में अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, हवा में मशीनें झूलती रहेंगी तो कहेंगी बस सामान नीचे गिरता रहेगा? ऐसा कुछ तो होगा नहीं। सबसे पहली प्राथमिक चीज हमें क्या लगेगी? सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लैंड। चाहे वो रेंट में हो, चाहे वो हमारा परचेज के लिए हो, लेकिन हमें जमीन तो चाहिए ही ना कुछ काम करने के लिए। जैसे आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो ये भी जमीन पे ही चल रही ना, आकाश लोक के हम देवलोक थोड़ी ना है वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर चलाना है तो उसके लिए एक ऑफिस, एक क्या कहते हैं जगह चाहिए जहाँ पे चीज़ें की जा सके, कुछ काम किया जा सके। तो लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिना जैसे कि बिना बेस के कोई घर बन सकता है क्या? बेस की जरूरत होती है ना कोई घर बनने के लिए। कोई फर्स्ट ऐसा कहता है कि नहीं भाई पहले मंजिल से घर ऊपर चला लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं क्या कि बेसमेंट खुला रहे, छोड़ दो मत बनाओ? ऐसा नहीं है, बेस बिना बनाए कोई घर नहीं बना सकते। वैसे ही बिना बेस के कोई आपको क्या कहते हैं इंडस्ट्री कैसे शुरुआत हो सकती है? तो बेस आपको क्या है? लैंड चाहिए ना, मुख्य रूप में आपको बेसिक जो है लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। फिर दूसरा क्या है, आपको जब लैंड हो गए तो उसके बाद आपके पास लेबर भी तो होना चाहिए।
वहां पे कोई काम करने वाला नहीं रहेगा तो क्या मशीन अपने मन से काम करेंगी? भाई आज आप कहोगे सर ऑटोमेटिक मशीन हम ला देंगे, ऑटोमेटिक मशीन में भी आज आपको लेबरर्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब लेबर कोई गाली नहीं है, लेकिन आज लेबर को गाली ही कहा जाता है, लेबर से लोग शर्मिंदा होते हैं, ठीक है। लेबर हर कोई लेबर है, चाहे वो कंपनी का जीएम है वो भी लेबर है, ठीक है, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप वर्क कर रहे हो ना उनके पास, लेबर आप हो। लेकिन आजकल क्या है, उसको ऐसा कहा जाता है, लेबर को कहते हैं अरे तुम लेबर ही करते हो, अरे बहुत लेबर किन्हें माना जाता है? जो श्रमिक, जो मेहनत करते हैं, मजदूर हैं, उनको हम लेबर खाली मानते हैं, और कोई लेबर है नहीं। बल्कि कोई भी एम्प्लॉयड, चाहे इतना पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या हो गए? लेबर हो गए ना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो दूसरा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेबर चाहिए भाई कुछ लोग ऑफिस में बैठेंगे, चहल पहल रहेगी, अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगी भाई हमें फैक्ट्री है, नहीं पता चले खाली खाली ऑफिस में क्या मजा आएगा, ठीक है। तो लेबर भी चाहिए भाई, कुछ लोग ऑफिस में वर्क करेंगे, ऑफिस के काम कारभार को संभालेंगे, और कुछ लोग क्या कहते हैं मशीन्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, इस तरह से कुछ काम करेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल कैपिटल, भाई फिजिकल कैपिटल चाहिए। अब फिजिकल कैपिटल में जैसे क्या है, मशीन्स आ जाती हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग जो है भाई, जैसे जमीन ले लिया, ठीक है, खेत है भाई, बड़ा सा खेत है, और वही कहते हैं हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, पॉसिबल है। तो जैसे फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है, जैसे कि जो फिक्स कैपिटल क्या है, मशीन्स जो है आपकी, मशीन है या टूल्स है, इन पे आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बार बार आपसे रेंट थोड़ी ना मांगेंगी। भाई आज आप हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 रुपये पहले रखना पड़ेगा, तब काम होगा नहीं, बंद हो जाएगा। आज आप मशीन का बटन ऑन कर रहे हैं तो 1000 रुपये रखना पड़ेगा, तब स्विच चलेगी। ऐसा कुछ नहीं, जब आप रेंट पे नहीं है तो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपने खरीद लिया, परचेज कर लिया तो फिक्स्ड है, क्लियर। फिर इसको आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, पैसे नहीं खर्च होते हैं ज़्यादातर चांसेस में। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, जो कि आपको डे बाय डे बेसिस पे खरीदना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए हमारी जो ए संस्कर की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो अगर हम कॉटन ना खरीदें, कपास ना खरीदें, तो सीधी सी बात है कपड़े कहाँ से बनेंगे? चाहिए हमें, डेली चाहिए, या फिर हमें जितना प्रोडक्शन करना उस हिसाब से चाहिए ही, ठीक है। और कुछ ना कुछ पैसे आपके हाथों में चाहिए। मनी इन हैंड क्या है, वो कहाँ यूज होता है? जैसे कि लेबर्स को, जो भी चाहे जीएम हो, चाहे वो हमारा लेबर हो जो कि नॉर्मली वर्क कर रहा है, कोई भी हमारे फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो हमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान, उसको अगर हम चार्जेस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो क्या वो वर्क करेगा क्या? ठीक है, हम कहते हैं भैया आज एक ट्रक सामान ले आओ, कल ले लेना, कल ले लेना, ऐसे करके हम 10 दिन ना दें, 10 दिन तक एक सीमा तक वो मान लेगा, ठीक है। अगले दिन कहेगा हम नहीं करेंगे, मना कर देगा। रीज़न क्या है? प्रोडक्शन रुक जाएगा। पैसे होने चाहिए, बिना पैसों में भी काम नहीं हो सकता। मनी इन हैंड इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबर्स की सैलरी नहीं दे रहे हो तो अभी भी कोई काम नहीं करेगा, चाहे जितना आप घाटे में हो, लेकिन आपको सैलरी पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। चाहे आप हमारी कंपनी माइनस में चल रही हो, माइनस में 5 लाख आप वो किए हो, 5 लाख रुपये माइनस में कमाए हो, जो कुछ भी हो, बट अगर हम सोचें कि हाँ जो हमारे लेबर्स हैं उनको पैसा ना दे तो काम रुक जाएगा, ठप पड़ जाएगा। फिर अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल, अच्छा आप कहोगे सर एक तो आपने कह दिया सर लेबर्स, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल भी आप उसमें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर हम कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हमारे पास पर्याप्त नॉलेज है नहीं, ठीक है, कि हमें सामान कहाँ से लेना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या क्या वर्क एफिशिएंटली करना है, अगर हमें सारी नॉलेज नहीं है तो फिर क्या हम आगे काम कर पाएंगे? क्या हम इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, फेल करते हैं, कभी काम नहीं पूरा हो पाएगा। सीधी सी बात है, काम तभी पूरा होता है जब हमारे पास नॉलेज भी हो, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल भी हो, फिजिकल कैपिटल मीन्स फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल हो, लेबर्स हो, लैंड हो, सब एक असंतुलित रूप में हमारे पास हो। असंतुलित नहीं, संतुलित रूप में। लेबर ज़्यादा है, जरूरत नहीं उतने की, तब भी हमारे ऊपर बोझ अतिरिक्त रहेगा, ठीक है। एरिया ज़्यादा हमने लिया है, ज़्यादा उसका रेंट दे रहे हैं, हमारे पास उतना जरूरत नहीं है, तब भी हमें उसका बोझ हमारे ऊपर रहेगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मशीन हमने ज़्यादा बड़ी खरीद की है, उतनी बड़ी मशीन जरूरत नहीं है,
तो जब ज़्यादा बड़ी मशीन रहेंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी ना, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगी ना, उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन नहीं करना है, तभी भी तो नुकसान है। सब कुछ संतुलित रूप में होना चाहिए, असंतुलित ना हो, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें ना हो, क्लियर, जरूरत जितनी की हो उतना ही हो, क्लियर। These all requirements are called factors of production। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन करना है, खेती भी करना है, इन सभी चीज़ों की जरूरत है। जमीन होना चाहिए तभी तो खेती करोगे, लेबर होना चाहिए तभी खेती करोगे, मशीन में ट्रैक्टर्स होना चाहिए, इंजन होना चाहिए जिससे ट्यूबवेल चलेगा आपका, फिर लेबर होना चाहिए जो अगर मान लीजिए घास हो गई, वीड्स हो गए, उनमें खाद डलवानी, दवा डलवानी, आप हर जगह काम करते रहोगे, नहीं, लेबर चाहिए ना आपको, उनको देने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल, आप अगर अच्छे किसान रहोगे, आपके पास दिमाग है, आप नॉलेज अच्छी रखे हुए हो, तो उस जमीन की मिट्टी को आप जाके लैब में टेस्ट कराओगे, देखोगे किस किस चीज़ की कमी है, उसके लिए खाद डलवाओगे, पांच डलवाओगे, ठीक है, मैन्योर डलवाओगे, इवन तो फर्टिलाइजर्स डलवाओगे खेतों में, और कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। तो किसी भी रूप के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इवन तो फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, हर एक जगह पे अगर प्रोडक्शन होना है तो ये चार फैक्टर्स आर वेरी मस्ट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नहीं रहता है तो हो सकता है प्रोडक्शन कर सको, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर सको जितनी एफिशिएंटली आप इन चारों चीज़ों के होने पर कर सकते हैं, क्लियर। आप मान लो, सोच लो बैंक को लेबर जरूरत नहीं, सारा काम हम करेंगे, आपको 5 हेक्टेयर तक आपको दवा डालनी है, पता चला एक दिन दवा डाल दिए, अगले दिन बेहोश पड़े हुए हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, 4 लोग लग रहे हैं उठाने के लिए, हाँ, वॉशरूम तक जाने में तंग हो गए हो, समझ आ रहा है ना आपको। चीज़ें क्या है कि अगर ये 4 फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। नॉलेज मस्ट रिक्वायर्ड, खेती करना अगर आपको दिमाग है तो अच्छे से खेती कर सकते हो उसी खेत में, और नहीं है तो पता चला यहाँ पे ये वो, यहाँ पे वो, तो पता ही नहीं हमें क्या चीज़ में हमें उगाया जा सकता है, किस लायक खेत है इसमें किस तरह प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, कहीं पे भी पालनपुर की बात करें, कहीं पे बात करें, इंडिया की बात करें, जो लैंड होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। थोड़ा तेज बोला करो, लैंड क्या होती है, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब क्या, वो बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती। कि सुबह चलो आयुष और आर्यन के बीच में लड़ाई हो रही है तो हम जाएं प्रधान के रूप में, रुको लड़ो मत, उधर से पकड़ो जरा खेत थोड़ा सा, उधर तुम पकड़ो खेत थोड़ा, खींच लो, बढ़ रहेगा। ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ है भाई? क्या डे बाई डे लैंड बढ़ रही है क्या पॉपुलेशन के हिसाब से? नहीं बढ़ रही ना, वो तो फिक्स्ड है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन खेत तो उतने ही है ना। फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है लेकिन खेत तो उतना ही है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इंक्रीज कर रही है उसको पूरा करना पड़ेगा ना, और उसके पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उसके लिए हमें चाहिए फर्टिलाइजर HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड। HY वी कहाँ है? वी नहीं है, सीड्स है, पढ़ो, ऐसा ही लिखा जाता है यार। आइए तो अब जो है सीधी सी बात हमें पता है कि जो लैंड फिक्स है वो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी हम पालनपुर में फिर से वापस आ जाते हैं। अभी हमने इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, बंद हो गई, फिर नुकसान आ गया भाई बड़ा ज़्यादा। अब फिर हम वहीं पालनपुर में आ जाते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कुछ कारण है भाई। हाई यील्ड वैरायटी सीड हम पढ़ेंगे आगे, पहले आप पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि एक ही जमीन पर ईयरली क्रॉपिंग करके, ईयरली क्रॉपिंग क्या कि पूरे साल खेती करके अलग अलग चीज़ों को बो करके, कभी गेहूं, कभी धान, कभी दाल कुछ भी बो करके हमेशा क्या कर रखें, फार्म्स को, खेतों को बिजी रखें जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। पहला चीज़ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ज्वार, बाजरा है, रेनी सीजन में बो सकते हैं, फिर आप गेहूं है, चावल है, इस तरह से बो सकते हैं। ठीक है, फिर ईयरली क्रॉपिंग करने से जिससे क्या है प्रोडक्शन बढ़ सके, पहला एक कंडीशन है। फिर मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या आपने सुना है कभी?
जैसे कि इतना फिक्स लैंड है, आपको रिक्वायरमेंट हर एक चीज की है। दाल भी चाहिए, ठीक है, गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। गेहूं भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, उसी खेत को डिवाइड कर दोगे, फेंकोगे थोड़ी ना। क्या करोगे भाई, आपके पास कोई ऑप्शन है? कैसे आएगा? तो अब क्या किए, यहाँ पे वेजिटेबल्स बो दिए, यहाँ पे आपने पल्सेस बो दी, और यहाँ पे एक टाइम पे व्हीट बो दिया, नेक्स्ट टाइम पर पे यहाँ पे राइस हो गया। आपके जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, जो प्रोडक्शन आपको चाहिए था फील्ड से वो पूरा हो गया, एक उतने ही खेत से आपने पूरा कर लिया। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं पूरे व्हीट बो करके आप सोचो कि पैसे उतना अर्न करके हमें सारी चीजें खरीद लेंगे, तो दाल 130 रुपए किलो, आप भी समझते। ठीक है, तो उतने ही खेत से हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ाया। कैसे? मल्टी क्रॉपिंग करके, अलग अलग क्रॉप्स को एक ही जगह पर बो करके। क्लियर? समझ में आया? मिक्स क्रॉपिंग भी होती है। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, जैसे कि गेहूं के खेत में आपने क्या है, सरसों बो दी, तो आपको सरसों भी मिल गई और गेहूं भी मिल गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गई। ठीक है, अब आपको पता होगा सरसों पहले पक जाती है तो उसको आप पहले काट लेते हैं, बाद में गेहूं कट जाता है। तो अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि अब गेहूं में से सरसों कैसे बिल कर अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने की। ठीक है, इवन तो मिक्स क्रॉपिंग में अरहर बो दी जाती है, बीच में चने बो दिए जाते हैं, कोई और दाल बो दी जाती है जो नीचे रहती है, अरहर ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग भी की जा सकती है, जिससे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, ट्रेडिशनल सीड्स, और ट्रेडिशनल मैन्योर मींस फर्टिलाइजर। दो चीजें हैं, ट्रेडिशनल सीड्स और ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर। ट्रेडिशनल सीड्स जो गेहूं से जो कुछ उपजता है उसी को हम बो देते थे। ठीक है, उसी को बो देते थे, मींस इसमें क्या होता था, नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता था। आपने पढ़ा है बायो में, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स एंड ऑल चीज आपने पढ़ा है, कैसे अगर आपको कराना आर्टिफिशियल तो कैसे कराते हैं, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स को हटाकर फ्यूज कराते हैं। ठीक है, तो जो खेत से उपजा वो क्या है, नेचुरली, उसमें आपका कोई रोल नहीं। जो एजेंट्स है वो पॉलन ग्रेन लेकर आए, आपने उनको बताया नहीं भाई साहब ये वाला पॉलन ग्रेन लेके आना, नहीं, वो अपने मन से काम किए ना वो। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट सब नेचुरल थे, अपने मन से जो कुछ उपजा वही आप फिर से बो देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन लो होता है, प्रोडक्शन लो होता है, कम होता है। सीधी सी बात है। अब आप एक ह्यूमन बीइंग्स की बात है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं मजबूत रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं हमारे जैसे, बहुत सारे पतले दुबले रहते हैं आर्यन जैसे। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा आपको ताकत, मतलब मैं अलग अलग वैरायटीज बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही कि अभी इसमें बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड़ मजबूत रहते हैं जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें प्रोडक्शन कम होता है। तो ओवरऑल बात करें तो प्रोडक्शन लो रहता है। इसमें जो नेचुरली जो ट्रेडिशनल, यहाँ पे जब बात करते हैं, यहाँ ये जब काउंट टाइम ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इस कारण से कई बार भुखमरी भी देखी गई भारत जैसे देश में। ठीक है, तो इस कारण से अब कहीं ना कहीं एक समय आ चुका था कि हमें क्या चाहिए था, बदलाव चाहिए था, जिसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंजेस क्या है जरा ये देख लीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंजेस 3-4 चीज़ों के हुए फार्मिंग में। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, मॉडर्न ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, पहली चीज़ क्या है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। फर्टिलाइजर तो अभी तक भी इस्तेमाल कर रहे थे, अब जो हो गए वो कौन से हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट खेतों को है वो चीज़ ही डायरेक्टली दे रहे। जैसे कि पेड़ों को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो हमने खाद डाल दी, नाइट्रोजन मिल गया। प्रोटीन की आवश्यकता है तो प्रोटीन दे दिया।
जो चीज़ पेड़ों को आवश्यकता है हम उनको केमिकल्स के रूप में दे रहे थे, जिसे कहा गया केमिकल फर्टिलाइजर, उसका इस्तेमाल किया गया। सीधी सी बात है। उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया, जिससे क्या किया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। हाइब्रिड सीड जिसे आप कहते हो, हाइब्रिड सीड अच्छे प्लांट एक फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराया जाता है आर्टिफिशियली, से आर्टिफिशियल सीड्स भी उसे कह सकते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं, वो नेचुरल नहीं, उसमें क्रॉप्स नहीं होगा। आर्टिफिशियल मींस क्या, फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल करा रहे हैं। क्लियर? नेचुरल नहीं। फिर पेस्टिसाइड्स। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा सर, जब हाई वैरायटी सीड आया, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो सर ये फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड का यूज करने की जरूरत क्या थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है कि अगर हाई वैरायटी सीड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पैदावार देगा ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए उसको केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट है, ज़रूरी है। और जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे तो वीड्स आना जरूरी है, वो वीड्स भी आएंगे, कंफर्म बात है। प्लांट्स में वीड्स जो है प्लांट उगेंगे, वीड प्लांट्स उगेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, एक और चीज़ आएगी, इन्फेक्ट होंगे प्लांट्स, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स भी जरूरी है, वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड भी जरूरी है। तो मतलब अगर हाई वैरायटी सीड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इन तीनों चीज का रिक्वायरमेंट जरूरी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किसी चीज पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, फील्ड पर, खेतों पर इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा खेती करनी है तो जब मॉडर्न होते हैं तो हम किनका इस्तेमाल किए, मशीन्स का इस्तेमाल किए। जैसे कि प्लगिंग के लिए क्या है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं। पहले बैल से जोतते थे, कितना जोत सकते थे, बहुत ज़्यादा नहीं जोत सकते थे। आप ट्रैक्टर से सैकड़ों एकड़ जमीन जोत सकते हैं अभी, ठीक है। कई सारे ट्रैक्टर आप लगा दीजिए, जो पूरा आप प्लग कर सकते हैं बहुत जल्दी। क्लियर? फिर हार्वेस्टर, जो खेतों में आप किसान हाथों से काटते थे, पहले के समय बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और बहुत ही समय लगता था। हार्वेस्टिंग का बहुत एक सीजन रहता था कि एक महीना पूरा हार्वेस्टिंग ही होती थी, ठीक है। आज वो हार्वेस्टिंग घंटों में हो जाती है, इनकी मदद से, हार्वेस्टर की मदद से, मशीन की मदद से, ठीक है। थ्रेशरिंग की मदद से, जो हम पहले गेहूं पीटते थे, फिर उसको साफ करते थे, हवा में उसको क्या कहते हैं, धूल को उड़ाते थे, फिर उसके और भी गंदगी रहती थी उसको साफ करते थे, फिर और गंदगी बिनते भी थे, बहुत समय लगता था उसको। आज थ्रेशर्स क्या करते हैं, गेहूं को साफ करके ऑलरेडी दे देते, भूसा अलग कर देते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं, जो कि जानवर उसे खा लेते हैं। तो मशीन्स का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया। भाई एक संदेश भेजते थे कि हाँ हमारी तबीयत खराब है, और संदेश पहुंचते पहुंचते पिताजी की मृत्यु हो जाती थी और 13वीं भी हो जाती थी, और तब संदेश पहुंचता था कि हाँ हम बीमार हैं, और बेटा जब तक पैसा भेजे तब तक 13वीं में करना रहता था, तो उसमें पैसे आ जाते थे। ये हालत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टल सिस्टम सही से वर्क नहीं करता, उतने मतलब मशीन्स नहीं ना, हमारे पास ये था, प्लेन थे कि हाँ उनसे बहुत जल्दी कैरी करके लेके जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज मशीन आ गई, फ़ोन आ गया, आज वीडियो कैसे शूट हो रहा है, इसी मशीन का ही काम है। आज जो फ़ोन कॉल में आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, पूरा घर देख लेते हैं, अरे बेटा देखो पीछे जाला लगा, साफ कर लेना, वो गंदा लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे गंदगी लगी हुई है, साफ कर लेना, देख लेते हो, कैसे देख लेते हो, वीडियो कॉलिंग कर लेते हो, कैसे करते हो, मशीन की मदद से ना, मशीन से है ना, जो कि आपके काम को आसान बना देंगे, आपको समीप ला रहे हैं, पास ला रहे हैं। क्लियर? अभी आपका घर का कोई व्यक्ति दुबई में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो, तो आप 1 मिनट में वीडियो कॉलिंग करके फेस टू फेस बात कर लेते हैं। भले ही साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो अलग मैटर, लेकिन आप देख तो सकते हैं। अपने नहीं पता चलता था कि 3 साल 4 साल बाद आए तो पहचान के लोग नहीं मिलते थे। रीजन क्या है, कौन उनको देख सकता था क्या? आज अब फोटो में रोज स्टेटस, रोज क्या कहते हैं वो, फेसबुक अपडेट रोज होता रहता है। देखो मैंने आज ये खाया, देखो आज मैं सेवई बनाई थी, आज देखो मैंने मिठाई बनाई है, आज ये घर में आया, ये आया, वो स्टेटस करते हो, ठीक है। फोटोज आपकी सेव रहती है फेसबुक में, आप जाओ तो पुरानी यादें आप ताज़ा कर सकते हो। पहले सिस्टम था क्या, पहले सब यह माइंड में मेमोराइज करना रहेगा। पहले के जो बच्चे हैं वो अगर याद करना चाहें कि हम बचपन में क्या किए क्या नहीं किए, तो क्या वो मेमोराइज करना रहता था ना उन्हें, उनका फोटो थोड़ी थी, फेसबुक में सर्च कर लें,
कि मैच खेलते वक्त हमने सेल्फी डाली थी नहीं डाली थी, चेक कर ले। तो क्या है, मशीन की वजह से काम हमारा जो है आसान बन गया, आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण जिस खेत में लगभग 1300 कुंटल 1300 किलो जिसमें जब गेहूं उगता था, कोई चीज क्रॉप उगती थी, उसमें 3200 किलो उगने लगा। मतलब 2.5 गुना, 2.5% नहीं है, परसेंटेज में करेंगे 250% इजाफा होगा प्रोडक्शन का, 250%। इसी कारण से लोग मैन्योर का इस्तेमाल करना भूल गए, अपनी सेहत को भूल गए और फर्टिलाइजर पे स्टार्ट हो गए वर्क करना। क्यों? क्योंकि लगभग 2.5% या 250% प्रोडक्शन बढ़ गया था। समझ में आया? लोग बता रहे थे कभी हमारे यहाँ इतना अनाज कभी नहीं हुआ। आप अब पुराने बुजुर्गों लोगों को देखो तो कहे वो लोग मक्के की रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, कहे इतना गेहूं होता ही नहीं था, प्रोडक्शन कहाँ था इतना। जब फर्टिलाइजर हाई वैरायटी सीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और आज उसी फील्ड से प्रोडक्शन बढ़ गया। इसका कारण क्या है? हाई वैरायटी सीड है। ठीक है, उसमें हमने ऐसा नहीं किया मेहनत अब ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत अब कम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से आगे काम आसान हो गया। पहले मेहनत लोग ज्यादा करते थे, प्रोडक्शन कम होता था, आज मेहनत कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और इसी कारण से आज जो है पूरे देश भर में अनाज पहुंच पा रहा है। ठीक है, नहीं तो क्राइसिस होती, भूख से लोग मरते, प्रॉब्लम्स आती। समझ में आया आप लोगों को? अब अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है कि क्या विल लैंड सस्टेन। देखिए इसमें क्या है, क्या जमीन उपजाऊ रह पाएगी। जैसे क्या है कि एक मोबाइल में बैटरी है, ठीक है, मोबाइल में बैटरी है। अब उस मोबाइल की बैटरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप? मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल, भाई मोबाइल की बैटरी में इस चैप्टर से मतलब रखता है ना कुछ रखता है, मोबाइल आप लोग यूज करते हो इसलिए बता रहे हैं। जैसे क्या है कि आपने मोबाइल फोन में इंटरनेट ऐसा ही कुछ सिंबल रहता है, बंद कर दिया, ठीक है, सिर्फ कॉलिंग कर रहे हो, तो लगभग आपका मोबाइल 2 डेज तक चल सकता है। अगर सिर्फ कॉल आ रहा है, फोन उठा दे रहे हो, नहीं रख दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छी बैटरी बैकअप है, 2 दिन चल सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। दूसरी केस में आप इंटरनेट ऑन रखे मोबाइल फोन में, फिर एक तरफ YouTube चल रहा है, स्प्लिट स्क्रीन कर दिया, एक तरफ ऊपर YouTube चल रहा है, नीचे फेसबुक स्लाइड हो रहा है, ठीक है, दो चीजें चल रही हैं। और उसके बाद क्या होगा, 4 घंटे में बैटरी आपकी 0% हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो आप इसमें ये थोड़ी कह सकते इसमें मोबाइल में खराबी, इसमें आप कह सकते कि मोबाइल में खराबी नहीं, आपने इसमें ज्यादा एनर्जी आपने इस्तेमाल की तो जल्दी खत्म हो गया। वैसे ही जो फील्ड है जहां पर ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं, देखिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप नेचुरल फर्टिलाइजर को डालते रहें तो एनर्जी रिन्यू होती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो जो एनर्जी है उसके स्पीड को बूस्ट अप कर दिया आपने इस्तेमाल करने का, तो सीधी सी बात है जल्दी ही आपका खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता है जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, हाई वैरायटी सीड इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ क्या है आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े क्रॉप के ऊपर, इसलिए आप उसमें इरिगेशन फैसिलिटी को भी बढ़ाते हैं, ज़्यादा सिंचाई भी करते हैं, पानी भी ज़्यादा अवेलेबल कराते हैं, जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर ना पड़ पाए क्रॉप्स के ऊपर। तो जब ज़्यादा आप इरिगेशन करेंगे तो आपके लिए इरिगेशन के लिए क्या है वो है ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल्स, ठीक है, और जब इनसे पानी ज्यादा निकालेंगे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, जमीन और बंजर होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, दिक्कत समझ में आई? ये दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ेगा। ये दिक्कत सिर्फ एक की नहीं है, सबकी है। जितने भी फार्मर्स हैं जिनका प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसके पीछे पीछे दिक्कतें भी आई। क्लियर? समझ में आया? जैसे कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नीड हाई वैरायटी थी,
हाई यील्ड वैरायटी सीड में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। फिर लैंड आर एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और बैरन होने लगते हैं, बंजर होने लगती है जमीन। क्लियर? हमने मोबाइल का यूज इसीलिए बताया क्योंकि मोबाइल आप डेली यूज करते हो, आप रोज खेती थोड़ी करने जाते हो जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मोबाइल का यूज बताया, इसका कोई यूज है नहीं, कहीं पे आंसर मत लिख देना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, तो आप लिख दो एक मोबाइल को 4 घंटे में खत्म हो जाता है, एक मोबाइल 2 घंटे में खत्म हो जाता है, 1-2 दिन चलता है। ये एग्जांपल मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए है। लेकिन अगर साधारण से हम बात करें तो अगर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी लूज होने लगती है, खत्म होने लगती है किसकी? सॉइल। क्लियर? फिर also the ground water level are also disturbed, जो ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी नीचे गिरता है, वो भी डिस्टर्ब होता है। फिर high yield variety seed is good for production because about 250% increase in the production, but the also fertilizer and pesticide infect the soil। भले ही 2.5 गुना या 250% क्या है लगभग प्रोडक्शन बढ़ जाता है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके सॉइल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, सॉइल का जो क्वालिटी है वो इफेक्टेड होती है, वो खराब होने लगती है। क्लियर? समझ में आया? चलिए फिर हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लगभग पालनपुर में 150 फैमिली ऐसी हैं जो गरीब या हम कहें जिनको प्रताड़ित किया गया है, तो कॉल्ड दलित जिन्हें कहा जाता है, उनके पास जमीन है ही नहीं, लैंडलेस। क्या है? लैंडलेस, जमीन नहीं है। तो मतलब वो क्या है? फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या तो उनको लेबर वर्क करना होगा या तो फिर क्या है होम में घर में ही कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब उससे उनकी इकोनॉमिक्स सुधर सकती है। 150 लोगों के पास खेत है ही नहीं। फिर क्या हुआ? 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। अब 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है, लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम है। इसका मतलब वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते जितना अपने को खाना है, जितना उनको रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोडक्शन वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको भी किसी न किसी और चीज पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा एक्सेप्ट फार्मिंग। क्लियर? अब in Palampur there are 60 families of medium and large who cultivate more than 2 hectares and few of large farmers extending over the 10 tons or more। 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में खेत हैं, और कुछ ऐसे भी लोग, ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा खेत है। मीन्स उनके पास इतना ज़्यादा खेत जितना उनको ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कारण है फूड की स्कैरिटी होने के कारण, क्योंकि जो 150 फैमिली के पास जमीन नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे रोज का रोज, उनके लिए खाना उपलब्ध नहीं रहेगा, पेट में उनकी खाना नहीं जा सकता। अब आप दूर मत जाइए, लैंड लेबर्स जो लैंड लेबर्स वहाँ छोड़ दीजिए, शहरों में ऐसे बहुत सारे घर हैं जो डेली दाल चावल सब्जी खरीद के खाते हैं। ठीक है, गेहूँ ये सब चीज़ें खरीदते हैं तब खाते हैं, नहीं तो क्या खा सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, उनका कोई खेत नहीं है, खलिहान नहीं जिससे वहाँ से प्रोडक्ट आता हो, वो खरीद कर खाते हैं। ये बहुत सारे लोग। तो जो 150 फैमिलीज हैं वो क्या टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एक्सटर्नल मीन्स फार्मिंग के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए, तो मीन्स अगर लेबर वर्क करेंगे। ये लोग भी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास जो पूरा जितना इनकम उनको चाहिए, भाई इनकम क्या सिर्फ खाना ही है क्या? कपड़े भी पहनते हैं आप लोग, और भी कई सारी चीज़ें जिसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो क्या वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है 2 हेक्टेयर खेत से? नहीं हो सकती, तो उनको भी कहीं ना कहीं नौकरियां करना पड़ेगा। सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से क्या है फार्मिंग पर डिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, अब हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब लेबर कहाँ मिलेंगे? लेबर कौन इस्तेमाल करेगा? लेबर ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे ये 60 फैमिलीज, और बहुत रेयरली केस में है 240 फैमिलीज लेबर इस्तेमाल करेंगी। तो मीन्स एम्प्लॉयमेंट की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि साल भर तो खेती होती नहीं रहती है, सीजनल वर्क आता है यहाँ पर, परमानेंट वर्क कोई नहीं है। यहाँ एक लेबर रख लिया हमेशा काम करता रहेगा, सीजनल वर्क आता है।
सीजन जब हार्वेस्ट करना तब वर्क आएगा, जब बोना है तब वर्क आएगा। बीच में एक आध बार फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डलाना तो वो एक आध लोगों का काम, बहुत ज़्यादा लेबर्स उसमें नहीं लगते, तो सीजनल वर्क आता है इसमें। फिक्स कोई नहीं है कि हाँ फिक्स लेबर मिलता रहता है। तो यहाँ जो लेबर्स होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं है, मैक्सिमम टाइम पूरे ईयर में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्लियर समझ में? स्मॉल फार्मर्स जो है, और स्मॉल फार्मर्स में भी और ये जो विदाउट लैंड है ये भी, ये दोनों में से लेबर्स निकलते हैं और ये लार्ज फार्मर्स के पास जाते हैं, वहाँ वर्क करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। समझ में आया? फिर मीनिंग ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है भाई? देखिए दो फार्मिंग है, एक कलेक्टिव फार्मिंग है, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग है। कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे क्या है, 4 लोग हैं, एक लोग का 10 हेक्टर है, एक लोग का 20 हेक्टर है, एक लोग का 40 हेक्टर है, ठीक है, और एक लोग का 4 हेक्टर है, एक लोग का 6 हेक्टर है, एक लोग का 7 हेक्टर है। ये मैं बता रहा हूँ शेयर है, ठीक है। ये हेक्टर आप यहाँ पे बीघे मान सकते हैं, हेक्टर इतना जमीन किसी के पास नॉर्मली होता नहीं। ये सभी लोग एक साथ मिल जाए, मीन्स पूरा लैंड इसको जोड़ दिया जाए जितने भी हेक्टर हैं, और जितने लेबर्स जितने लोग हैं उनको जोड़ दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए शेयर, ठीक है, कि भाई आपको 2 बीघे में आपको काम करना है, 2 बीघे में आपको बराबर से पूरा खेती बांट दिया जाए। इससे क्या कर दिया आपने, कल्टीवेटिव फार्मिंग हो रही। तो जब बराबर से बांट दिया तो किसी एक के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। मान लीजिए इसके पास 10 बीघे हैं या 50 बीघे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा कि जमीन अब बट गई। क्लियर? और फिर जब प्रोडक्शन होगा, जो प्रोड्यूस होगा उसको जब फिर एक है कलेक्ट किया जाएगा और फिर बांटा जाएगा। किसके हिसाब से? उनके खेतों के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा। अच्छा, इसमें फायदा क्या रहता है? जब मिलजुल के सभी लोग काम करते हैं तो उनको लोन नहीं लेना पड़ता है, उनको कहीं कर्जा नहीं लेना पड़ता है। जब मिलजुल के खेती करते हैं तो जैसे मान लीजिए उनके पास ट्रैक्टर है तो उस ट्रैक्टर का हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं रहती हैं, हम डीजल से ही काम चल जाता है, ऐसे हायर नहीं करना पड़ता है, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे की मदद करते हुए प्रोडक्शन हो जाता है। ये क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग। दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है, बहुत बड़ा लैंड एरिया है, उसको बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लोगों के बीच में, प्रोडक्शन होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ शेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रख लेगी और बाकी जो बचेगा वो इक्वली उन फार्मर्स के बीच में अमंग्स दो फार्मर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये 2 टाइप की फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिनको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपके बिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया कलेक्टिव फार्मिंग को, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध है फार्मर्स के बीच में, ठीक है। वो सारी चीज़ें अलग मैटर है, बट ये समझने की जरूरत है कि ये टेक्निक्स क्या है, 2 तरीके। आपको समझ में आ गई? हाँ, दोनों एक नहीं है, एक में डिफरेंस है। कलेक्टिव फार्मिंग में ठीक है, दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में जो एंड प्रोडक्ट है वो रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है, परसेंटेज के हिसाब से कि भाई आपका इतना परसेंटेज से उतना क्वांटिटी आपको मिलेगा। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बात कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन जो ले लिया वो ले लिया, उसके बाद जो बचा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रेशियो वाइज नहीं होगा। समझ में? ये डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? फिर द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, पैसे जो चाहिए फार्मिंग, सीधी सी बात है, फार्मिंग के लिए भी पैसे चाहिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी पैसे चाहिए। आपको हाई वैरायटी सीड चाहिए, पैसे से आएंगे, फ्री में नहीं आएंगे। फर्टिलाइजर चाहिए, पैसे चाहिए। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाते हैं? या तो आप लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, उनसे उधार लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न में देते हैं पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं। इसीलिए सरकारों ने कई सारे जो है बैंकों को, ग्रामीण बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ओपन की है, जिसमें आप कम इंटरेस्ट में, कम ब्याज में आप पैसा लोन ले सकते हैं और उसके बाद आप रिटर्न भी कर सकते हैं, जिससे लैंडलॉर्ड्स क्या है आपके ऊपर दबाव ना बना सके और जिसके कारण आपको ज़मीन ना बेचनी पड़े। इसलिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड करके बहुत सारे चीज़ें आई हैं। अभी तो रिसेंटली आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्मॉल फार्मर से लगभग 2000 रुपीज़ हर क्वार्टर में उनके बैंक अकाउंट्स में भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? जिससे जो एक पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल सके जिनको फार्मर्स को, उनको लोन ना लेना पड़े लैंडलॉर्ड से। क्लियर? क्योंकि पहले के समय में यही होता था, लैंडलॉर्ड लोन दे देते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते, फिर
वो फार्मर लैंड रिटर्न नहीं, लोन रिटर्न नहीं कर पाते थे, इस कारण से उनको आने पौने दाम में वो जमीन उन लैंडलॉर्ड को बेच देनी पड़ती थी। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर दे पे वेजेस टू द लेबर्स। अब वो देखो पैसा आता तो पैसा, हमने क्या कहा, पैसा जो सर्कुलेट होता रहता है, पैसा आया, लेबर वो लिए फर्टिलाइजर खरीदे, तो जहाँ फर्टिलाइजर इस कंपनी पर नहीं वहाँ पर पैसा गया, ठीक है। आपने लेबर हायर किए, लेबर के परिवार को पैसा गया, लेबर जाके दुकान सामान खरीदेगा, वो दुकान वाले के पास पैसा गया, दुकान वाला जहाँ सामान खरीदेगा वहाँ पे पैसा गया। पैसा रुकता नहीं, सर्कुलेट होता रहता है। और कभी अगर पैसा रुकने लगा वहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। पैसा हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? फिर वेजेस कैन बी इंक्रीज इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप्स। देखिए गांव में जो है, जो मेहनताना है, दो तरीके से दिया जाता है, पैसों से भी दिया जाता है, या आप एक बात सुने होंगे, अभी कभी गांव गए होंगे तो 6 हिस्से में 1 हिस्सा, 7 हिस्से में 1 हिस्सा क्या है, गेहूं का, धान का, चावल का, अलग अलग चीज़। जो वैल्यूबल ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है, जो सस्ता कम है महंगा रहता है उसमें वैल्यूबल टाइम्स घट जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटीज दे दी जाती है, गेहूं दे दिया जाता है, चावल दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो लैंडलेस लेबर है उनको क्या मिलता है, उनको फूड मिल जाता है, फूड प्रोडक्ट ग्रेन्स मिल जाता है इनसे। समझ में आया? इज दैट क्लियर? या तो इससे क्या है, इनका फूड को परचेज नहीं करना पड़ता। इससे ये एक इकोनॉमिक में पढ़ क्या रहा है, मीन्स हाउ अवर इकोनॉमिक सिस्टम इज सर्वाइविंग इन आवर विलेज पालमपुर। वही तो पढ़ रहे हो ना, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कंजप्शन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ समझ में आई है? तो कहानी पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ में आए बताइएगा। फिर अब जो वेजेस हैं वो अलग अलग रहते हैं। जो क्या कहते हैं, लेबर्स को पैसे दिए जाते हैं काम का, वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगहों पर। कहीं पे कम पैसा दिया जाता है, कहीं पे ज़्यादा दिया जाता है, वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। जो इस हिसाब से जिन पैसों पे सेट कर ले जाए लेबर्स को, वही पैसे पे कर देता है, ठीक है। फिर स्केल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब जो सेल होता है, जो प्रोडक्ट्स जो आप सरप्लस प्रोडक्ट हुआ, मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 kg या मान लीजिए 1000 kg वीट हुआ, तो अब 1000 kg आपके घर भर थोड़ी खा जाएगा। तो जो सरप्लस होगा क्या करोगे, सड़ा दोगे? नहीं, अब नहीं खाएंगे तो क्या होगा, चूहे खा लेंगे, खाने को नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सेल करोगे, बेचोगे, ठीक है, उनको बेचोगे। आप जैसे क्या है, कहाँ कहाँ बेचा जाता है, wheat, because their total production is in small and form substantial share is kept of their own family needs, so it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. देखिए जो छोटे किसान उनके पास इतना ही गेहूँ होता है जो कि अपने पेट भर सके, इसलिए वो बेचते नहीं, ठीक है। और जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने जो ज़रूरत है उतना प्रोडक्ट को रख लेते हैं और बाकी प्रोडक्ट मार्केट्स में बेच देते हैं। वही उनका अर्निंग का एक जरिया होता है किनको, फार्मर्स को। क्लियर, समझ में आया? फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर क्या है, डेयरी में क्या है, जैसे कि डेयरी कहाँ पर है, रायगंज में कर दी है। हाँ, रायगंज में एक डेयरी है जहाँ पे क्या है कि गांव के लोग गाय भैंस पाले हुए हैं, जो क्योंकि भाई देखिए जब खेती करते उसमें वेस्ट भी होता है, वो भी यूज में आ जाता है। गेहूँ आपने काटा तो भूसा निकलता है, क्या खाते हैं, जानवर खा लेते हैं ना उसे, तो उसका भी यूज आ जाता है। तो जब जानवर खा रहे हैं उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट आपको मैन्योर भी मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट दूध जो मिल रहा है उसको भी आप बेच दे रहे हैं, दूध जो बेच रहे हैं उससे भी कुछ अर्निंग हो जाती है। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में है, ठीक है, गाय पालना, भैंस पालना। फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाता है, जैसे कि आप स्मॉल स्केल में बात कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, लोग गांव में कढ़ाई बुनाई करते हैं, डलैया टुकनी, ये सब चीज़ें आप सुने होंगे। आप गाँव के अगर थोड़ा भी आप एक भी दिन बिताए होंगे सब कुछ सुन लिए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बेची जाती हैं और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इस तरह से चीज़ें होती हैं। इवन तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, कैंडल्स कैसे बनाते हो सिखाया गया है। अब लोग उसका करते हैं काम कि नहीं करते हुए का अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रमोट इसीलिए किया जा रहा है जिससे घर के जो गांव के लोग जो कि पूरी टोटली डिपेंडेंट फार्म्स के ऊपर है, जिसके कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, उनके पास काम नहीं रहता है,
ठीक है, पैसों की क्राइसिस होती है, तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। अब सब कुछ सही गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम किए हैं, जिससे क्या हो कि वहाँ वो जो डिपेंडेंसी सिर्फ फार्मिंग के ऊपर है वो चेंज हो सके और इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो सके। क्लियर? चलिए, शॉपकीपिंग जो है, शॉपकीपिंग में क्या है, मार्केट से सामान खरीद कर आप बेच रहे हो, उसके बीच का जो फायदा रहता है वो शॉपकीपर्स को मिलता है, ये भी एक फार्मिंग से हट करके डिपेंडेंसी है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, टेम्पो, तांगा, रिक्शा जो गांव से लोगों को शहर ले जाते हैं, शहर से गांव ले जाते हैं, तो उनकी भी जो अर्निंग है वो क्या है, फार्मिंग से इतर है, अलग है, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं क्या है, उनकी जो लोगों की घरों की इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका फार्म्स नहीं है तो आप क्या करोगे, सर्वाइव नहीं करोगे, हमको नहीं जीना, हमको मरना है, हमारे पास जमीन नहीं, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ और काम करोगे ना, बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारोगे। जब आपकी इकोनॉमिक सिस्टम सुधर जाएगी तो देश की इकोनॉमिक व्यवस्था सुधर जाएगी। समझ में है? इज दैट क्लियर? तो यही थी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कहानी इसमें जो है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ बताया गया है कि हाँ एक बगल में गांव है, वहाँ जाते हैं सामान बेचने, सब चीज़ें जाते हैं। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी आप रीड आउट करिएगा आज से लेकर कल सुबह क्लासेस से पहले तक, और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ राम सजीवन लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको राम सजीवन को किस तरह कहते हैं वो बता दीजिए, तो वो सब हम बता देंगे, ठीक है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो लोग भी आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, अगले दिन के वीडियो में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।